नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर द डिग बाइट न्यूज में। आज हमारे साथ जुड़े हैं राकीब अली जी। आज हम बात करते हैं इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेके। आपको पता होगा यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ 80 सीटें हैं। लगातार लोगों की जो है निगाह हमेशा यूपी पे बनी रहती है। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर आज हम जुड़े हैं राकीब अली जी से। अगर बताना चाहूँगा, राकीब अली जी मुखर्जी नगर से सेज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हैं, यूपीएससी क्षेत्र से जुड़े हैं। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, एक राजनीतिक चिंतक भी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं क्या 2024 के चुनाव को लेकर यूपी में क्या चल रहा है, क्या है यूपी की जो है रणनीतियाँ, यूपी में किस प्रकार से इस बार जो है लोग देख रहे हैं यूपी को। इस बार यूपी की 80 सीट किसके खाते में कितनी सीटें जा रही। नमस्कार राकीब जी, क्या लगता है आपको कल जो है छठे चरण में यूपी का चुनाव होना है? हम आपसे बात करेंगे चरण दर चरण। पहले हम आपसे बात करेंगे पहले चरण में क्या आपने देखा। अगर ब्रजेश जी बात की जाए पहले चरण की, तो 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस दौरान देखने में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी और बहुत स्मूथली जो है इस बार भी 2024 में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन पहले चरण का जैसे ही चुनाव होता है तो उस चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव में ना तो राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल सेकेंडरी हो गया है, कोई चर्चा नहीं है, मुद्दे बदल गए हैं। और क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं लगातार 2-2, 3-3 बार से, तो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, लेकिन एक बात देखने को मिलती है वहाँ कि मोदी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी पहले दूसरे चरण में देखने को नहीं मिलती है। जनता का आक्रोश क्षेत्रीय उनके जो सांसद हैं उनके प्रति है, तो ये उनमें देखने को हमें मिलता है। अच्छा राकीब जी, अगर मैं बात करना चाहूँ, राम मंदिर जिस हो हल्ला के साथ जो है बीजेपी वालों ने जो है, मोदी जी ने जिस हो हल्ला के साथ राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या लगता है आपको राम मंदिर का मुद्दा कैसे इतना हल्का पड़ गया? दरअसल ब्रजेश जी, राम मंदिर का मुद्दा इसलिए हल्का पड़ा कि कभी भी मुस्लिम समाज ने राम मंदिर के मुद्दे को हमेशा ये चाहा कि वो हल हो जाए, कभी उसका विरोध नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई फैसला आया उस फैसले का हमेशा स्वागत किया और मुस्लिम समाज ने उस फैसले का स्वागत किया और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये मुद्दा बनेगा और इस पे मुस्लिम समाज रिएक्ट करेगा, लेकिन मुस्लिम समाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अपने हिंदू समाज के, अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं को देखते हुए उसका स्वागत किया और वो मुद्दा बीत गया। अच्छा, हमेशा आप मोदी जी मन से कहते मिलते हैं कि विपक्ष के लोग को मैंने निमंत्रण दिया था, वो गए नहीं, एक मुद्दा ये भी बनाते हैं, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो विपक्ष वाले बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है उसमें ये था कि अगर विपक्ष वाले ये मुद्दा अगर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से होता तो शायद जो है सबका होता। लेकिन जो विपक्ष वाले भी आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी ने अपना केवल एक प्रोग्राम बना दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में शामिल होने से विपक्ष कहीं ना कहीं बचा है, उसने अपने आप को सेपरेट किया। अच्छा, अभी तक में देखा जाए तो 53 सीटों पे जो यूपी में चुनाव हो चुके हैं, ये 53 सीटों का क्या है आपका आकलन कि 53 सीटों में से कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और कितनी सीटें जो है बीजेपी खाते, एनडीए खाते में जा रही हैं? देखिए, ये ब्रजेश जी भविष्यवाणी करना तो खैर अभी जल्दबाजी आकलन होगा, करना, लेकिन जहाँ तक पहले और दूसरे तीसरे फेज से हमने देखा है तो इस बार का चुनाव एक रोचक चुनाव है और कहीं ना कहीं जनता में जो है एक साइलेंस देखा गया है और वो साइलेंस किसकी तरफ जाएगा इसको कह नहीं सकते। इसमें ग्रोथ अगर देखेंगे, पहले चरण में कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, दूसरे चरण में धीरे धीरे जातिगत मुद्दे थोड़े थोड़े आने लगे, लेकिन तीसरे चरण में जातिगत मुद्दों पर चुनाव पहुंच चुका है और जातिगत मुद्दों पर पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ जो बीजेपी ने 400 का नारा दिया था, उस नारे को विपक्ष ने बहुत अच्छे से कैश किया। अच्छा, ये आपको मैं रोकना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है आपको। ये कह रहा 400 पार पे आप आ गए, 400 पार का जो नारा है लगातार उठ रहा है, संविधान बदल देंगे, इस पर क्या कहते हैं आप एक राजनीतिक समझ रखते हैं, आप जो है यूपीएससी के जो है आपकी एकेडमी भी है, सेज फाउंडेशन भी चलाते हैं और पॉलिटी में आप एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या कहते हैं, क्या संविधान बदलना इतना आसान है? देखिए ब्रजेश जी, ये तो जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो सब जानते हैं कि संविधान ऐसे नहीं बदला जा सकता और ना ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी रिस्की कदम उठाएगी कि संविधान को बदलेगी।
लेकिन जो पिछड़ा समाज या देश का बौद्धिक वर्ग समझता है, भारतीय जनता पार्टी संविधान से कभी भी लगाव नहीं रहा है। तो संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करेगी। ये और जो ये रिजर्वेशन का लेकर जो विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया है कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, तो रिजर्वेशन का धीरे धीरे ये कि ये निजीकरण की तरफ जैसे जैसे बढ़ाएंगे चीज़ें, अब निजीकरण बढ़ेगा तो आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म ही होता चला जाएगा। तो अच्छा, एक ये डर है। अच्छा, अभी कल राहुल गांधी बात कर रहे थे रैली में भी, दिल्ली में कल उनकी रैली थी, कह रहे थे आरक्षण को हम 50% आरक्षण खत्म कर देंगे, 50% बढ़ा के। इस पर क्या उनका मत है, क्या इस पर थोड़ा सा आप कुछ प्रकाश देखिए, डालिए। ये तो शायद वही लोग अच्छे से बता सकते हैं कि वो किस तरह से इसमें जो है चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो EWS को 10% रिजर्वेशन देने के बाद 50% से ज़्यादा तो अपने आप हो ही जाता है वो। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि आरक्षण बना था सिर्फ जो है एक समान पायदान पर लोगों को लाने के लिए जो अति पिछड़ गए थे। क्या लगता है आरक्षण होना चाहिए, हट जाना चाहिए? आपकी नजरिए क्या कहती है? ये तो एक विवादित विषय है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो देश में आरक्षण का एक ढांचा है, दिया गया था कि उनका सामाजिक उत्थान होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो इस टाइम चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। जैसे कुछ खास एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और जो रिजर्वेशन का लाभ निचले स्तर तक मिलना चाहिए था वो समाज के उन लोगों को मिल नहीं रहा है। और अच्छा, ये कहना चाहता था, जैसे कि जब आरक्षण आया था कि एक पटरी पर लाना है लोगों को जो पिछड़ गए हैं। क्या आपको लगता है आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण कितना जो है, क्या आरक्षण सही से क्रियान्वित हुआ, लागू हुआ? इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण तो हुआ, लेकिन हमारे समाज का जो माइंड सेट बदलने के लिए हम आरक्षण लाए थे कि आर्थिक सशक्तता आएगी, आर्थिक सशक्तता आएगी समाज के अंदर, तो जो सामाजिक भेदभाव हैं वो ख़त्म होंगे। लेकिन सामाजिक भेदभाव अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी आप राजस्थान वगैरह या देश के दूर दराज के क्षेत्रों में देखेंगे तो आज भी आपको जो है बहुत सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता है, महिलाओं के प्रति बहुत असमानता है। तो ये घोड़ी बहुत की बात से मुझे एक बात याद आई कि हमारे एक दूर दराज परिचय में एक लोग का सिलेक्शन हुआ, IPS बने UPSC के माध्यम से। तो उनकी शादी थी, वो भी घोड़ी पे जो है, जहाँ पे श्रवण लोग घर था वो घोड़ी से उतर गए थे। ये वाकया न्यूज में भी आया था। जी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आज भी समाज में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज का जो वास्तविक हम रूप देखना चाहते थे वो अभी 75 साल के बाद भी देखने को चलिए, नहीं हम मिला लोग जो है गलत थोड़ा सा ट्रैक पकड़ लिए थे। आइए अपने मुद्दे पे आते हैं, जो जी, चुनावी जी, मुद्दा, जो बिल्कुल, इलेक्शन बिल्कुल। मुद्दा था। तो जैसे कि आप जो है अमरोहा से बिलोंग करते हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं और बहुत ही राजनीति में सक्रिय रहते हैं। तो अमरोहा में पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हुआ था। क्या कहता है वहाँ का समीकरण? देखिए, अमरोहा में पहले नहीं, दूसरे चरण हाँ, में दूसरे चरण, सॉरी मैं भूल गया, दूसरे चरण में। तो पहले चरण से हम बात करते हैं। पहले चरण जो चुनाव हुए थे जो है 8 जो है सीटों पर, उसमें क्या आपको लगता है? पहले चरण में जो देखा जाए तो पहले चरण में बहुत अच्छा चुनाव हुआ, और इस चुनाव में आप देखेंगे कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दिया और अच्छी फाइट हुई है दोनों के कितनी, बीच। मतलब अगर आपसे आकलन कहो, क्या लगता है आपको कि यहाँ से जो है बीजेपी खाता खुलने का आसार है? जैसे हमारी दिग बाइट की टीम जो है पहले चरण में पूरा वो किया, तो हमने अपना समीक्षा भी निकाला था। जो मुझे लगा कि पहले चरण में जो है बीजेपी का जो है खाता अगर खुल सकता है सिर्फ पीलीभीत से। आपको क्या लगता है? बाकी 7 सीटों पे मुझे कहीं नहीं लगता। देखिए, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा, उसमें मैंने देखा था आपका जो आपने वीडियो बनाया था, तो देखा था वो सर्वे, और कहीं ना कहीं मैं भी उससे जो है इत्तेफाक रखता हूँ। हो सकता है कि ऐसा भी हो। फाइट ज़बरदस्त रही। चलिए, अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में भी 8 सीट हुई थी। इसमें नोएडा था, गाजियाबाद था और आपका अमरोहा भी था। इस पर क्या कहना आपका? दूसरे चरण तक चीज़ें वही थी जो पहले में थी, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। और क्षेत्रीय सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, वैसा कोई इनका मुद्दा पर नहीं जैसे था। कि गाजियाबाद और देखें तो विपक्ष, गाजियाबाद में बीके सिंह पिछली बार जो है 3 लाख प्लस वोटों जीत हासिल की थी। इस बार उनका टिकट बदल दिया गया। क्या लगता है गाजियाबाद में डॉली शर्मा और अतुल गर्ग के बीच कैसी लड़ाई है? देखिए, वो सीट वैसे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जैसा वहाँ के जातिगत समीकरण है, लेकिन फिर भी डॉली शर्मा बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि अगर विपक्ष चाहता तो इस सीट पर फाइट और भी अच्छी कर सकता था। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी ऐसी बड़ी रैली ना तो राहुल गांधी की हुई या खड़गे जी की हुई, केवल वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव को जो निपटा दिया। अच्छा, गाजियाबाद हमारी टीम गई थी राकीब जी,
तो वहाँ हमने देखा कि फाइट बहुत कड़ी टक्कर है वहाँ पे। इस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि गाजियाबाद में, पर हमारी टीम ने पाया कि अतुल गर्ग का वहाँ पे थोड़ा सा विरोध है, क्योंकि जो टिकट का वर्तमान सिटिंग सांसद का टिकट काटा गया, उसका भी विरोध झेलने को मिला बीजेपी से, जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी थे। इस पर क्या कहना चाहिए? ये आप इसमें कई फैक्टर है। गाजियाबाद में अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद में एक फैक्टर तो यही है कि विरोध है। दूसरा इसमें यह भी है कि यहाँ भी चुनाव जातिगत मुद्दों पर आ गया था। धीरे धीरे यहाँ जातिगत मुद्दों पर चुनाव रहा है, और दूसरे फेज में हालांकि उतना मजबूत नहीं रहा, लेकिन जातिगत मुद्दों पर था। तो क्या लगता है आपको 8 सीटों में से क्या लगता है कितनी सीटें जो है बीजेपी खाते में जा रही है, एनडीए खाते में कितनी? ये भविष्यवाणी ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो आप लोग जो धरातल पर रहते हैं, तब भी एक अनुमान क्या कहता है? लेकिन इंडिया गठबंधन परसेंटेज बता दिए, 60-40। इंडिया गठबंधन यहाँ भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा, तो आइए तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में जो है 10 सीटों का जो है लोकसभा चुनाव हुआ, इस पर क्या कहना आपकी? देखिए, चुनाव को अगर आप चरणबद्ध न बांटे तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको चुनाव को देखने का इस बार तरीका दूसरा है। इस बार पहले भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सुनामी थी। अगर 2014 के चुनाव को देखोगे तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव था, और 2019 का जो चुनाव था तो वो राष्ट्रवाद पुलवामा के मुद्दे पर आ गया था, और मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी। लेकिन ये जो अब जो चुनाव है, ये चुनाव ना तो पुलवामा पे है, ना ही राष्ट्रवाद पर है, ना ही कोई धार्मिक मुद्दा है, ना ही कोई राम मंदिर का मुद्दा बचा है। अब जो सिर्फ चुनाव है, तो चुनाव इस टाइम आते आते जातिगत मुद्दों पर पहुंच गया है, बेरोजगारी पर आ गया है, महंगाई पर आ गया है, और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। तो ये हो गया है। दूसरा अगर देखा जाए इसमें, तो आपका जो दलित समाज है, इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और उस 400 पार के नारे को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने, जो उस नारे को कहा है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। अगर संविधान बदलना है तो वो एक आग में घी डालने का काम किया, और धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता चला गया। और एक रोचक बात यहाँ ये है कि पहले दूसरे चरण में बहन जी की तरफ उनका वोटर था, इसी पे आने वाला था, वोटर था, बीएसपी पे। लेकिन वो वोटर धीरे धीरे, जो उसमें संविधान की जब बात आई, रिजर्वेशन की बात आई, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ भी मूव होता दिखाई दे रहा। अब चाहे वो 20-30% जाए, 40% जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में वोट जा रहा है। अच्छा, आपने बात की मोदी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता की, तो मैं लगभग मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। कई लोकसभा मैंने पैदल जो है अब गया, वहाँ पे लोगों से पब्लिक बाइट ली, और जाना क्या है वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट। तो मैंने एक चीज़ पाया कि मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी जनता में बरकरार है। जैसे मैं अक्सर जाता हूँ यहाँ पे दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, वहाँ भी मैं बात पाता हूँ कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई, लेकिन मनोज तिवारी का वहाँ अच्छा खासा विरोध है। जी, बस जो बात आपने ये बताई, यही बात हर जगह देखने को मिल रही है। हालांकि अब जैसे जैसे ग्राफ, ये भी देखा होगा आपने कि राहुल गांधी का ग्राफ में बहुत अच्छे से सुधार हुआ है। हाँ। हालांकि वो सुधार तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा से ही शुरू हो गया था, और न्याय यात्रा ने उसमें और सुधार किया। लेकिन पहले दूसरे चरण, धीरे धीरे जैसे चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी के अंदर एक आक्रामकता बढ़ती जा रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और इंडिया गठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो, खासकर कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, वो जनता में चर्चा का विषय बनने लगा, और कहीं ना कहीं उस मैनिफेस्टो पर भी वोट डाइवर्ट हो। अच्छा, आपको जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसमें सबसे अच्छी बात मतलब उनकी क्या लगी? मतलब क्या लगा सबसे अच्छी मैनिफेस्टो में? ऐसा क्या सबसे अच्छी बात दिखी, अच्छा वाक्य दिखा आपको, अच्छी योजना दिखी आपको? अच्छी योजना क्या है? अगर आप देखें, नोटबंदी, जीएसटी, और उसके बाद भारत के अंदर इतने बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया, तो भारत की इकोनॉमी बंद हो गई। अब भारत की जब इकोनॉमी भी एक तरह से बंद हो गई, स्मॉल इंडस्ट्री, मिडिल क्लास भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने ये मैनिफेस्टो बनवाया है, इस मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और इसमें ये जो 8,500 की जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, ये स्कीम केवल भारत की इकोनॉमी को रन करने के लिए लाए गए हैं। और ये बहुत अच्छा कदम होगा कि जैसे भारत के अंदर जो है हज़ारों करोड़ रुपया
ये लोग डालेंगे, पब्लिक को देंगे, वो धीरे 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 उसमें गांव की अर्थव्यवस्था हो या शहर कस्बों की अर्थव्यवस्था हो, वो आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा जो है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, तो क्या जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया क्या सही से क्रियान्वयन इसका हुआ, सही से देखिए, लागू हुआ, इस पर क्या सोचना है आपको? मोदी जी ने बहुत अच्छी उनकी हाँ, सोच भी रही योजना है, तो बहुत अच्छी योजनाएं थी। बहुत हाँ, अच्छी हाँ। रही। और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया अगर भारत के अंदर हो तो बहुत बड़े स्तर पर, जिस तरह का भारत के अंदर मैन पावर है, उसमें फ़ायदा मिलेगा और हमारा यूथ जो है उसको रोज़गार मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे देखने को ये पाया गया कि उनकी कोई भी स्कीम धरातल पर नहीं पहुंच पाई। इसमें कुछ दुर्भाग्य भी कहेंगे कि एक महामारी ने भी अपना रोल निभाया और 2-3 वर्ष बिल्कुल इस तरह से देश एक ब्लॉक हो गया कि वो योजनाएं शायद इम्प्लीमेंट हो पाती अगर वो चाहते तो, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। अच्छा, जैसे 2022 तक मोदी ने कहा था बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटीज, आदर्श ग्राम योजना, ये सब कहाँ, ये सब आज तक जो है देखिए, कुलाचे, हवाओं में कुलाचे वो तो मार रहे हैं। धरातल पर नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। अब इसमें तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है कि वो क्यों नहीं लॉन्च चलिए, करते आइए हम लोग भटक जा रहे हैं अक्सर जो है अपने मूल जो है, हम चुनाव से लेके जो है मुद्दों पर पहुंच जा रहे हैं। चलिए, चौथे चरण की जो 13 सीट हुई थी, उस पर क्या कहना है आपका, क्या नजरिया ये है आपका? जो तीसरा और चौथा चरण था ब्रजेश जी, ये दोनों वो क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के अंदर, दोनों चरण, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसी का खाता भी नहीं खोलने देती। लेकिन इन सीटों पर भी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली है और इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस यहाँ भी बहुत बेहतर रहेगा। क्या पाते हैं 13 सीटों में से? आप थोड़ा आकलन अपना बताइए, आप खुल नहीं रहे हैं क्या ये? देखिए, अगर मैं ओवरऑल ही थोड़ा आपको खुल बताइए। उत्तर प्रदेश का आकलन दूँ तो अभी चरण दर चढ़ दीजिए, अभी छठे पे आएंगे, फिर हम ओवरऑल लेंगे आपसे एक चौथे चरण में 13 सीटों पे। 13 सीटों का जो ये चुनाव हुआ है, इसमें 50-50 मान के चलिए आप। 50-50। चलिए भाई, ये 5वें चरण में 14 सीट पे 5वें चरण में हुआ था। अब इसमें आप मुझसे कहलवाना चाहेंगे, इसमें भी ज़बरदस्त फाइट रही है। हालांकि लग रहा था कि अमेठी रायबरेली भी बहुत अच्छी टक्कर होगी, लेकिन रायबरेली तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी कई सारी सीटों पे अच्छी फाइट है और अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, अब आई अमेठी पे बात आई, अमेठी और रायबरेली में क्या है, आपका क्या राय है? ये अमेठी रायबरेली जिस तरह जनता में चुनाव खुद भी लड़ने लगी है अब जनता चुनाव, और जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो रिजल्ट हमेशा जो है, जिसके लिए चुनाव जनता लड़ती है, रिजल्ट उसके फेवर में जाता है। तो क्या लगता है कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा इस बार किशोरी लाल शर्मा जीत जाएंगे, दोनों सीट इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। अच्छा, तो चलिए, अब हम आके छठे चरण में। अभी तक 53 सीट, एक बात लास्ट जो है, अभी तक 5 चरणों में 53 सीटों पर जो है चुनाव हुए। 53 में से आप क्या लगता है, अगर आपकी एक आकलन कहूँ तो क्या लगता है कितनी सीटें आप जो है इंडिया गठबंधन को देंगे और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन देंगे? आप एक अपना नजरिया बताइए। देखिए ब्रजेश जी, जो मेरा नज़रिया है ओवरऑल 53 सीटों की अगर इनमें बात की जाए तो हालांकि अब आगे जो छठा और 7वां चरण है, ये कहीं ना कहीं पिछला अगर 2022 का उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का छठे चरण आएंगे, हम 5 चरणों में बात कर रहे हैं। मैं आपको सारा ही बता दूं, विधानसभा का अगर एक रेशियो उठाएं तो भारतीय जनता पार्टी 25-26 लोकसभा सीट विधानसभा के आधार पर खो रही है। हालांकि उस टाइम कोई भी मोदी जी के, योगी जी के प्रति कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में हाँ एक रोचक बात और सामने आई है। जी बताइए। जो शायद अफवाह हो सकती है और उसको अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो है आग में घी डालने का काम किया कि ये योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया कि रमन सिंह को हटा दिया, अच्छा, शिवराज जी को हटा दिया, वसुंधरा राजे जी को हटाया, खट्टर को हटा दिया। तो उन्होंने एक पीछे अपना बता के कि लास्ट ये बचा है। तो ये मुद्दा चुनाव में चला है। ये फर्स्ट फेज से ही, अगर हम कहें फर्स्ट फेज से ही, जैसे रूपाला गुजरात के रूपाला जी ने जो एक मुद्दा उठा दिया था, राजपूतों पर विवादित टिप्पणी की थी, तो उसके खिलाफ जो एक माहौल बना था, तो पहले चरण में राजपूतों का मुद्दा जो आया सामने, उसमें कहीं ना कहीं योगी जी की बात भी थी कि ये योगी जी को इस बार हटा देंगे। चलिए, एक बात हम आपने एक बात उठाया तो मैं बात कर लूँ आपसे। जैसे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने जो है शिवराज सिंह को नहीं साधा,
उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको जो है सीएम पद की कुर्सी, मतलब सीएम पद नहीं दिया। अगर ऐसे देखें राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ भी यही सेम हुआ। उसके बाद अगर देखें छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह के साथ भी सेम हुआ, और यूपी में देखें योगी के साथ क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इस पे क्या लगता है, ये जो तीनों सीटों पे जो है ये जो करंट जिसके फेस पे चुनाव लड़ा गया और उसको जो सीएम नहीं बनाया गया, क्या वहाँ पे इनका विरोध है? देखिए, क्या ये काम करेगा कुछ? ब्रजेश जी जैसे ही 2014 में मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने अपनी फेस वैल्यू पे बहुत ज़बरदस्त काम किया, और पिछले जितने भी देश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सभी विधानसभा चुनाव मोदी जी के फेस पर लड़े गए। हाँ, ये अलग बात है कि जब चुनाव कहीं हार गए तो उन्होंने क्षेत्रीय चेहरे को आगे कर दिया, क्षेत्रीय खामियां बताकर उस चेहरे पर ही ठीकरा फोड़ देते थे। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने फेस वैल्यू को उन्होंने आगे रखा, और आज भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी और अमित शाह, इन दोनों की पार्टी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं राजपूतों में भी विरोध यही है कि ये जो योगी जी को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, केवल दो ही फेस आज देश में काम कर रहे हैं। अच्छा, आइए अब यहीं लगे हाथ से बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा जो है राजा भैया जो पूर्वांचल के प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले हैं, पूर्वांचल पे जो राजपूतों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, वो जो है सपा में शामिल हो गए। अपने समर्थकों के साथ, समर्थक भी उनके गए। अभी वो अधिकारी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन समर्थक जिस प्रकार से अभी कल अपने रैली में अखिलेश जी ने पूछा, अखिलेश जी ने कहा जो है कि जो नाराज थे वो भी आज साथ हैं। तो कयास लगाया जा रहा राजा भैया खुला समर्थन देते, उनके समर्थक भी उनकी रैली में शामिल थे। और हमारी जो है कुछ रिपोर्टर थे जो बता रहे 10 बस जो है राजा भैया 10 बस अपने समर्थकों को भेजी थी वहाँ पे। क्या लगता है कि इससे कुछ उलटफेर होगा यूपी में? देखिए ब्रजेश, लास्ट चरण में जो लास्ट चरण चुनाव बचे हैं, क्या लगता है आपको? ब्रजेश जी, आपको एक बात बता दूं कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो यह 563 से भी ज़्यादा देसी रियासतें थी, और कहीं ना कहीं देसी रियासतें वो जैसे ही देश के अंदर डेमोक्रेसी आई तो उन्हीं परिवारों से सत्ता में लोग काबिज होते चले गए, चाहे सिंधिया हो, दोनों घराने, राजस्थान के और आपके मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के भी छोटे छोटे जो भी राजा जहाँ थे या मजबूत स्थिति में जमींदार थे, उनके परिवारों से चुनाव लड़ते रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे। और आज भी जो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने एक पैरेलल अपनी विंग खड़ी कर दी और वो नीचे से लेकर ऊपर तक कर दी। अब दो बार तो 2014 का 15 के चुनाव में, सॉरी 2014, 19 और जो 17 और 22 के विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ भी उन्होंने जो पुराने चेहरे थे उनके टिकट काट दिए और नए चेहरे लगा दिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे मेरठ को ही लूँ। अब मेरठ में 3 बार से लगातार सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल जी, जो 2009 में भी चुनाव नहीं हारे, और 2009, 2014, 2019 तीनों बार वो सांसद रहे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि एक बाहर से प्रत्याशी आया और उन पे इम्पोज कर दिया, पर्दे के राम आए। अब उनको वहाँ ले आए तो वहाँ पे जो है उनकी राजनीति सबकी खत्म हो गई। उससे पहले देखें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के होते थे, उनका कहीं नाम नहीं बचा। तो जो टॉप लीडरशिप थी उसके अंदर, जो जिलों की टॉप लीडरशिप थी उसके अंदर निराशा आई है, और वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो वो निराशा, जो साइलेंट वोट हम कहेंगे, उस वजह से भी एक साइलेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उतनी मजबूती से जो है चुनाव नहीं लड़ा रहा जितनी मजबूती से विपक्ष का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहा है। अब आपने राजा भैया का उदाहरण दिया, अगर राजा भैया भी आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि राजा भैया अगर पिछली सरकारों को देखिए तो उन सरकारों में जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में शामिल होते थे, हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, शामिल होते थे और अपना मंत्री बन जाते थे। लेकिन अब पिछले 10 साल से वो भी जो है एक विधायक बने हुए घर पर ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी राजनीतिक भागीदारी चाहिए, और उन्होंने जो माहौल देखा होगा उधर का। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या लगता है कि यूपी की सियासत में कुछ जो है बदलाव देखने को बिल्कुल मिलेगा? जैसा कितने सीटों पर प्रभाव डाल पाएंगे राजा भैया, ये मेरा कहना है। देखिए राजा भैया कहीं ना कहीं प्रतापगढ़, मजबूत फेस है, आजमगढ़, और वो उनका प्रभाव वहाँ की कई सारी लोकसभा सीटों पर रहेगा। जैसे आपके प्रतापगढ़ है, और फूलपुर है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, मिर्जापुर है। पूर्वांचल में कहें तो कहीं ना कहीं राजा भैया एक प्रभाव डालेंगे, चाहे वो 1%, 2%, 4% जो भी डालें, लेकिन प्रभाव, एक माहौल तो बनता ही है। अच्छा, एक वाकया और आप राजपूतों पे बात आई है, तो हमारे जौनपुर से जो है देखा जाए तो धनंजय सिंह जो है चुनाव बीएसपी से उनके पत्नी को टिकट मिला। उसके बाद उनको जो है उसके पहले उनको जब चुनाव घोषणाओं की हम चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पे कृपा शंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं,
उसके बाद उनको जेल होता है, पुराने केस खुदेरा जाता है उसमें, जेल होता है। उसके बाद फिर उसके बाद उनकी पत्नी को बसपा टिकट देती है, पूरा एक वो रचा गया। उसके बाद पता चला फिर जो है उनको जेल से बेल मिलती है, उनकी पत्नी जो है श्रीकला रेड्डी जो है, श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी, वो जो है अपना टिकट वापस करती हैं। उसके बाद फिर आज जो है, आज की डेट में देखा जाए तो धनंजय सिंह जो है बीजेपी प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है पूरा एक खेला क्या था? देखिए, खेला तो ये पॉलिटिकल पार्टी जाने बेहतर कि चुनाव उनका टिकट काटा गया था या टिकट उन्होंने वापस किया, वो क्या तरीका था वो तो बेहतर वही लोग बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ चुनाव जो आपके आजमगढ़ जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में भी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। जो मैंने वहाँ पे देखा, मैंने विजिट की थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने पाया कि वो कहीं ना कहीं जो है जौनपुर की फाइट भी अच्छी फाइट। एक सब कुशवाहा जी हैं, एक तरफ कृपा शंकर सिंह जी हैं, जी, एक तरफ श्याम सिंह यादव। क्या लगता है श्याम सिंह यादव कुछ यादव को वोट काटने में जो है इस बार जो चुनाव है ब्रजेश जी बहुत रोचक है। इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा रोचकता ये है कि मुस्लिम समाज, यादव समाज, ये इंटैक्ट, इसके अंदर कोई भी बिखराव नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के साथ है। और सबसे बड़ा इसमें एक पहलू जो दलित वोटर है, उसमें कहीं 50% तो कहीं 40%, कहीं 20%, कहीं 30% दलित वोटर भी इसके अंदर मिल चुका है। और जब अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जो इस बार पीडीए, वास्तविक तौर पे पीडीए के प्रत्याशी उतारे हैं। जो पीडीए की बात करते हैं हमेशा उनके उसमें पीडीए में और कथनी और करनी में फ़र्क रहा है, लेकिन इस बार पीडीए के वास्तविक प्रत्याशी हैं और बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब छठे चरण में बात है। छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होने, क्या लगते है क्या ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चरण हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। छठा चरण हो या 7वां चरण हो, और इसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा और रिजल्ट इसमें बताएगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अच्छा, पिछली बार जो है उपचुनाव हुआ था, वहाँ से दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से विजित हुए थे, धर्मेंद्र यादव हार गए थे। इस पर क्या कहेंगे इस बार क्या लगता है? और लगातार जो है निरहुआ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इस समय, कह रहे हैं हरा देंगे इस बार। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो उनकी गलती पिछले उपचुनाव में हुई थी, गुड्डू जमाली को उन्होंने जो अपने साथ नहीं मिलाया था, और गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और बहुत अच्छे वोट काट कर लेके थे। लेकिन ये जो है गुड्डू जमाली को अपने साथ लेके आए हैं और उनको एमएलसी भी शायद बनाया है, तो लगता है कि वो सीट तो वन साइड बिल्कुल आज धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं, पिछली बार भी यही समीकरण थे, बीएसपी से एक मुस्लिम कैंडिडेट थे और निरहुआ थे और ये थे धर्मेंद्र यादव थे। इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी से, देखिए वो क्या लगता है कितने वोट? मुस्लिम कैंडिडेट वो अंसारी जी को, अंसारी जी हैं जी। मुस्लिम कैंडिडेट पहले में इसमें फ़र्क है, और वो उपचुनाव था। उपचुनाव में आपने देखा होगा कि एक AIMIM ने जो प्रतापगढ़ में भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिया था, लेकिन उस प्रत्याशी ने कितने वोट काटे? उपचुनाव में 22-23 हज़ार ले गया। और लेकिन जब वो 2022 में दोबारा विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ वही 500-600 वोट रह गए उस पर। तो ये उपचुनाव का समीकरण दूसरा होता है, जनरल चुनाव जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के। हमारी पूरी लगभग सीटों हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आपका एक जो आंकड़ा, क्या कहते हैं 80 सीटों में कितनी सीटें आपके आंकड़े के अनुसार, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती है आपको दिख रही हैं? कितना डेंट लग रहा है? इस पर चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। ब्रजेश जी, अगर बात की जाए इस बार से एक तरह से बताने की कि हाँ कितनी सीटें जीत सकते हैं, कितनी नहीं जीत सकते हैं, अगर जो क्षेत्र देश के अंदर ओपिनियन पोल पहले से दे रहे हैं तो कोई 70 सीट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कोई 72 दे रहा है, कोई 65 दे रहा है। लेकिन इस बार जैसे जैसे धीरे धीरे अब चुनाव छठे चरण में, 7वें चरण में प्रवेश करने अपने अंतिम दौर में जा रहा है, तो अब जितने भी बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी नज़रिया बदलने लगा है। और अब धीरे धीरे कोई भी ऐसा नहीं है जो 30-35 सीट से कम इंडिया गठबंधन को दे रहा हो। 30 से 35 सीट। और ये कहीं ना कहीं मेरा भी नज़रिया यही है कि 30 से 35 प्लस ही इंडिया गठबंधन जैसा अब तक रहा है 5 फेज़ में, अगर आगे भी ऐसे ही रहा कोई, क्योंकि राजनीतिक चुनाव हमेशा जो है पल पल बदल जाता है। अभी तक कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है कि जो चुनाव बदले, लेकिन अब तक जैसा चुनाव चला है, अगर ऐसे ही चुनाव चला तो 30-35 सीट से कम इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा। ये थी हमारी खास बातचीत राघी बली जी से, और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए द डिग बाइट में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आएँ, इसके लिए आपका जो है द डिग बाइट टीम बहुत बहुत आभारी रहे। धन्यवाद।